प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। कहा, पिछले 9 वर्ष में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 2 ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए इक्विटी निवेश के प्रस्ताव को दी मंजूरी। 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन और चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर सहयोग को भी मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री ने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की। कहा, केमिकल फ्री खेती करने वाले गांवों की फसल की खरीद एमएसपी से अधिक रेट पर सरकार करेगी सुनिश्चित। और मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा, हरियाणा राज्य परिवहन के बेड़े में जल्द शामिल होंगी इलेक्ट्रिक, सीएनजी और BS6 डीजल आधारित बसें। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में देश के सभी नागरिकों को पोषण और स्वास्थ्य गारंटी उपलब्ध कराने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं और सरकार पारदर्शी और कुशल प्रशासन से गरीबी हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 10 वर्ष में 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। ये ताजा रिपोर्ट कहती है कि हमारी सरकार के पिछले 9 वर्षों में, याद रखिए, पिछले 9 वर्षों में करीब करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत में गरीबी कभी कम हो सकती है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन भारत के गरीबों ने ये करके दिखाया है कि अगर गरीबों को साधन मिले, संसाधन मिले, तो वो गरीबी को परास्त कर सकते हैं। पिछले 10 सालों में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिला। 4 करोड़ गरीबों को अपना पक्का घर मिलना कितने बड़े काम की ये सफलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 2 महीने पूरे कर लिए हैं और सरकार का लक्ष्य इस यात्रा के जरिए प्रत्येक नागरिक को कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराना है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा अगले महीने भी जारी रहेगी क्योंकि इसे देश भर के लोगों से व्यापक समर्थन मिल रहा है और ये यात्रा एक जन आंदोलन बन चुकी है। देश की 70 से 80% पंचायतें इस यात्रा के दायरे में आ चुकी हैं। हमारे युवा माय भारत वॉलंटियर के रूप में रजिस्टर हो रहे हैं। इस यात्रा के दौरान करोड़ों लोगों ने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। इन्हीं संकल्पों से देश को विकसित राष्ट्र बनाने की ऊर्जा मिल रही है। 2047 तक विकसित भारत की यात्रा पूरी करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि भी शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि इस यात्रा को देश भर के लोगों का समर्थन मिल रहा है और अब तक 15 करोड़ लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। संकल्प के साथ 15 नवंबर 2023 से शुरू हुई यह यात्रा अभी तक लगभग 2,32,000 ग्राम पंचायतों से गुजरी हुई 15 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। लोगों में यह उत्साह है कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी उनके यहां आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद के दौरान रोहतक के अजायब गांव के लाभार्थियों से संवाद किया। लाभार्थी संदीप ने बताया कि उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी देरी के मिल रहा है। संवाद के दौरान पीएम ने हरियाणा में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी प्रशंसा की।
राम राम प्रधानमंत्री जी। ये राम 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 सा। सर संदीप मेरे जी जैसे बताइए, छोटे आप क्या किसानों को। काम करते हैं, जरा अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम संदीप है, पिता का नाम बलवान है, गांव अजायब है, राज्य हरियाणा है सर। सर मैं खेती करता हूँ सर, किसान हूँ एक छोटा हाँ। और हमारा संयुक्त परिवार है, 11 सदस्य हमारे परिवार में। 4 भाई हैं, माता जी है, तीनों की शादी हो चुकी है हमारी। हमारे तीनों भाइयों का एक एक लड़का है। अच्छा संदीप जी, आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है क्या? मिल रहा है सर, मिल रहा है। मिल रहा है सर। ऐसा तो नहीं केसीसी का होता भी है ना, मिल एक रहा है। बैंक खाते में जमा हो जाए और पता ही नहीं चले कि बैंक में जमा हुआ है नहीं हुआ है, कितना हुआ क्या हुआ। क्योंकि अभी मुझे एक गांव से पता चला, जब मुझे वो तो किसी ने, हमारे गवर्नर साहब ने उनको पूछा कि भाई आपको ये मोदी पैसा भेजता है, मिलता है क्या? तो गांव के लोगों ने कहा, वो 2-4 परिवार ने, नहीं नहीं भाई हमें तो नहीं मिलता है। तो हमारे गवर्नर साहब बड़े जमीनी व्यक्ति है, तो उन्होंने उनको कहा ऐसा करो, आपकी बैंक बुक की ले आइए, बैंक की बुक ले आइए। तो बैंक की बुक लाए, उन्होंने दिखाया, देखिए ये पैसा कहाँ से जमा हुआ है। तो बोले ये तो मालूम नहीं, अंदर जमा हो जाता है। तो कब से लोगों को पता ही नहीं होता है कि मेरे खाते में पैसा आ गया है। तो आपको तो पता है ना, यस सर, मुझे पता है सर, हमारे फोन में मैसेज आ और जाता है। गांव के किसानों को भी पता है कि पैसा आता है, कहां से आता है। बिल्कुल पता है सर। पीएम अच्छा, ये किसान सम्मान निधि पैसे योजना चाहता है। आपकी हाँ जी कितनी सर। मदद हो जाती है? इन पैसों से सर हमारी मदद ये हो जाती है, जैसे बुआई का टाइम है, उस टाइम पे कुछ तो पैसे अपने अपने पास ही हो जाते हैं, कुछ आपके पास सहयोग से मिल जाता है। खाद ले आते हैं, बीज ले आते हैं, समय पर बुआई कर देते हैं। समय पर बुआई होगी तो दूसरी किस्त आती है, उस टाइम पे कुछ खाद और आ जाता है, उसमें हमें अच्छी उपज होती है, अच्छी पैदावार होती है, इससे हमारा बहुत सहयोग होता है सर। संदीप जी, आपके पास राशन कार्ड है, तो उससे आपको राशन कार्ड है राशन सर। लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आती है? नहीं सर, कभी भी हमें नहीं समय पर आती है? राशन मिल पाता है। समय नहीं पर आती मिल सर, जाता है। बिल्कुल समय पर वो मिलता है। पुराने जमाने में बोर्ड लगा देते थे कि आज माल खत्म हो गया और फिर चोरी हो जाता, वो सब बंद हो गया है। वो बिल्कुल बंद हो गया सर, देखिए बिल्कुल। हमारे खट्टर जी बड़े मजबूत आदमी हैं, ये सब करते रहते हैं। सर हाँ। ये तो बिल्कुल सही है, करिए सर। अच्छा संदीप हरियाणा में भी। जी, हाँ जी सर। अभी जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव आई, तो क्या हाँ जी, आपने लोगों ने उससे जोड़ने का प्रयास किया क्या? आपके गांव में बिल्कुल उसका स्वागत कैसे हुआ? बिल्कुल प्रयास किया जी। हमारे गांव में आई है जब ढोल नगाड़ों के साथ, मोटरसाइकिल बाइकों पे आगे आगे लेकर आए सर इसको। और देखिए, हमने कई इसमें दिन कोई नेता नहीं है, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, फिर भी गांव के लोग इतना बड़ा स्वागत करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बिल्कुल बड़ी बात है। बहुत गांव बड़ी में बात है सर समाचार ये। पहुंच जाते हैं, अगर दूसरे गांव में भी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सर, दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, गांव में पहुंच जाते हैं। तो संदीप जी, आपके बगल में आपकी माता जी बैठी हैं? नहीं, मेरी काकी है, सरपंच है। अच्छा, मेरा प्रणाम कहिए। नमस्कार जी। अच्छा, इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें बैठी हैं, इतनी हाँ ठंड जी, में बैठी है, तो माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि अब तो मुझे रामलला के पास जाना है। आपको पता है ना रामलला का? बिल्कुल पता है सर। हाँ, तो गांव में वातावरण है, वाह, चलिए, माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही है। संदीप जी, आपसे हाँ बात जी, करके इस बात का संतोष हुआ कि आप सभी को बिल्कुल सर, सरकार की योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिला है, और हमारी मिल रहा है कोशिश सर। है कि सरकार की हर योजना का लाभ गरीब से गरीब को भी मिले, किसी भी लाभार्थी को भटकना न पड़े। सरकार की इसी कोशिश में हम आप सभी का सहयोग भी बहुत शक्ति देता है। आप भी प्रयास करें कि आपके इलाके में लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा बारे में जागरूक हो, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के बारे में जागरूक हो, और जो लाभ उनको हक है, मैं तो जो बाकी है उनको भी पहुंचाना चाहता हूं। उनको बताइए
ये मोदी है वो आपको देकर के ही रहेगा। ठीक है सर। तो ये विश्वास पहुंचाएंगे सबको। बिल्कुल सर। ये माताएं बहनों को विश्वास है। विश्व चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज देश में 2 ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए इक्विटी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये संयंत्र कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा लगाए जाएंगे। इनका लक्ष्य लोगों को उचित लागत पर सस्ती बिजली प्रदान करना है। इनमें से एक संयंत्र मध्य प्रदेश में अमरकंटक ताप विद्युत पावर स्टेशन के नाम से लगाया जाएगा। इसे दक्षिण पूर्व कोल फील्ड्स लिमिटेड और मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा संयुक्त उद्यम के रूप में संचालित किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन महानदी बेसिन पावर लिमिटेड द्वारा उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में भारत और यूरोपीय आयोग के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित उस समझौता ज्ञापन की भी पुष्टि की गई जिसमें सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, इनकी आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार के बारे में व्यवस्था का प्रावधान है। समझौता ज्ञापन का लक्ष्य भारतीय यूरोपीय संघ के बीच उद्योगों तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर के विकास की दिशा में सहयोग को सुदृढ़ बनाना है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने 16वें वित्त आयोग के लिए पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है और चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर सहयोग को भी स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह, कृषि मंत्री जेपी दलाल, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली और हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो व हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के चेयरमैन सुभाष बराला उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि छोटे व सीमांत किसानों की आय में वृद्धि के लिए परंपरागत खेती के साथ साथ नई कृषि प्रणाली अपनाने की जरूरत है। पशुपालन व्यवसाय से भी किसान व पशुपालक बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सहकारिता खेती के लिए अधिक से अधिक किसानों को प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि विभाग समेकित खेती के लिए भी डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म तैयार करें और किसानों को ऐसे फार्म का दौरा करवाकर इस विधि की विस्तृत जानकारी दें। उन्होंने कहा कि गिरते भूजल स्तर को बचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं स्थापित करने पर जोर दिया जाए। जो पंचायत अपने गांव के केमिकल फ्री खेती वाला गांव घोषित करेगी, उसके हर प्रकार की फसल की खरीद सरकार सुनिश्चित करेगी। इसके लिए एमएसपी के अलावा 10 से 20% अधिक मूल्य पर खरीद होगी। फसल की ब्रांडिंग, पैकेजिंग खेतों में ही होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रीन कवर को बढ़ावा देने हेतु योजना बनाई है, जिसके तहत स्थानीय युवा 3 वर्ष तक वन विभाग द्वारा लगाए गए पौधे की देखभाल करेगा। इन्हें वन मित्र कहा जाएगा। इसके लिए विभाग हर गांव में 500 से 700 पेड़ों को चिन्हित कर वन मित्रों को सौंपे। हर पेड़ की देखभाल के लिए वन मित्र को 10 रुपये प्रति पेड़ प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाएगा। इजराइल के साथ प्रदेश सरकार द्वारा किए गए करार के चलते हरियाणा से इजराइल में 10,000 कुशल श्रमिक भेजे जाएंगे। हरियाणा सरकार ने इन श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का चयन किया है। ये युवा इजराइल में भवन निर्माण से जुड़े कार्यों में शामिल होंगे। एमडीयू के इंजीनियरिंग संस्थान में कौशल प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 21 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान हरियाणा के अलग अलग जिलों से युवा पहुंच रहे हैं। इजराइल से प्रशिक्षित इंजीनियरों की टीम की देखरेख में इन युवाओं ने कौशल प्रशिक्षण दिया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम व हरियाणा सरकार के विदेश सहयोग विभाग को इन युवाओं को विदेश भेजने की जिम्मेदारी दी गई है। इजराइल जाने के इच्छुक कुशल श्रमिकों के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और उनकी आयु 25 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन कार्यों के लिए न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव भी जरूरी है। चयन के बाद इजराइल में इन श्रमिकों को हर माह करीब 1,34,000 भारतीय रुपये मिलेंगे। हरियाणा सरकार के विदेश सहयोग विभाग में मुख्यमंत्री के सलाहकार पवन चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री का विजन है कि हरियाणा के युवा अवैध तरीके विदेश ना जाएं। अक्सर युवा विदेश जाने के नाम पर ठग लिए जाते हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार ने इजराइल सरकार के सहयोग ने कुशल युवा श्रमिकों को भेजने की कार्य योजना तैयार की है।
से हमारे तक आई और उसमें स्किल के आधार पर एक MDU के इंजीनियरिंग कॉलेज के इस टेस्ट सेंटर को तैयार किया गया, जो भी पैरामीटर्स इजराइल सरकार ने भारत सरकार के माध्यम से हमें बताए। तो आज ये लगभग हर ट्रेड का, इसमें प्लास्टर, सिरेमिक टाइल्स, वुडन फ्रेम फॉर्मवर्क, बहुत उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है कि बिना खर्ची बिना पर्ची, और उस माध्यम से युवाओं को कोई एक पैसे का लेन देन नहीं, कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं, डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्ट, और सरकार उसके बाद भी उनकी चिंता करे, इस प्रकार का मैकेनिज्म भारत सरकार ने भी तैयार किया है। प्रशिक्षण ले रहे युवाओं ने हरियाणा सरकार की सराहना करते हुए कहा है कि इस योजना के तहत गरीब परिवार का युवा भी विदेश जाकर अच्छी कमाई कर सकेगा। इजराइल की जो भर्ती निकाली हुई है उसमें कुछ 15,000 पोस्ट हैं, जिनके अंदर मतलब गरीब परिवार का बंदा भी ज्वाइन कर सकता है, अप्लाई करे, ठीक है। उसके अंदर ना ही कोई ज़्यादा पैसा मूवमेंट लगता है, ठीक है। इसमें हमें पैसे वगैरह इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक पुअर फैमिली का बच्चा भी जा सकता है। और सरकार ने ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही तहत सोच समझ के ही कदम उठाया है। हमारा हरियाणा सरकार भी आगे जा रही है और हम भी उसके साथ साथ मतलब कहने की युवा दिलों की धड़कन उनको सपोर्ट कर रही है और उनके साथ चल रही है। इजराइल की तरफ से यहाँ पे एक जॉब मेला लगा हुआ है और मैंने कारपेंटर किया हुआ है। कारपेंटर की वैकेंसी में मैंने एक जॉब बना के दिखाया, जो कि अच्छा उन्होंने बताया है। और हम जो है ना आगे अगर जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे, सरकार का भी इसमें फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। ये जो खट्टर साहब ने जो ये मुहिम चलाई है बहुत ही बढ़िया है और इसमें सभी सफल हो पाएंगे। और मेरा यहाँ पे मैं आज ट्रेनिंग पे आया था, जो खट्टर साहब ने हमारे लिए ये इजराइल के जॉब ओपन किया है ना, तो इसके इंटरव्यू के लिए मैं यहाँ पे आया था। तो इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा हुआ है और खट्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे गरीब व्यवस्था के लिए ऐसा काम किया है कि गरीब बंदा भी बाहर जा सकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद है खट्टर साहब का। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में दिल्ली और NCR क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर केंद्रीय कैबिनेट सचिव द्वारा आयोजित की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने बताया कि NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए धूल नियंत्रण और प्रबंधन सेल का गठन किया गया है और नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। HSPCB ने NCR में 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक के भूखंड क्षेत्र पर निर्माण परियोजनाओं द्वारा पंजीकरण के लिए धूल प्रदूषण नियंत्रण स्वयं मूल्यांकन के लिए वेब पोर्टल बनाया है। 16 जनवरी 2024 तक 738 साइटें पंजीकृत की गई हैं। 534 स्थानों पर धूल दमन के लिए NCR में निर्माण स्थलों पर एंटी स्मॉग गन लगाई गई है। उन्होंने बताया कि NCR में बड़ी संख्या में मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें चल रही हैं। गुरुग्राम, पानीपत और सोनीपत में प्रदूषण के स्तर और कार्बन उत्सर्जन की जांच का काम ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन पुणे को सौंपा गया है। इसके अलावा रेवाड़ी, झज्जर, जिंद, रोहतक और चरखी दादरी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए टेंडर पहले ही जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य परिवहन ने प्रदेश के नगर निगम शहरों में प्रदूषण रहित संचालन के लिए 375 ई-बसों की खरीद को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जून 2024 तक सभी ई-बसें शामिल कर ली जाएंगी। इसके अलावा 650 BS6 डीजल बसें जोड़ने की योजना बनाई गई है। मुख्य सचिव ने बताया कि हरियाणा सरकार पराली प्रबंधन के लिए कारगर कदम उठा रही है। इस कड़ी में IOCL द्वारा बोहौली, पानीपत में 2G इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है, जो कि सालाना 2 लाख मीट्रिक टन धान के पराली की खपत करेगा। प्रदेश में 2.3 लाख TPA की कुल क्षमता के साथ 23 फसल अवशेष आधारित ब्रिकेटिंग संयंत्र चालू हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किए। उन्होंने भगवान राम पर दुनिया के विभिन्न देशों में जारी डाक टिकटों के संकलन की पुस्तिका भी जारी की। डाक टिकट को डिजाइन में राम मंदिर, चौपाई, मंगल भवन, अमंगलहारी, सूर्य, सुरयू नदी तथा मंदिर और मंदिर के आसपास की प्रतिमाओं के चित्र शामिल हैं। इस मौके पर PM ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि श्री राम, माता सीता और पवित्र ग्रंथ रामायण देश और दुनिया में मानवता को जोड़ने का एक माध्यम है। माता सीता और रामायण की बातें समय, समाज, जाति, धर्म और क्षेत्र की सीमाओं से परे हर एक व्यक्ति से जुड़ी है।
सबसे मुश्किल कालखंड में भी त्याग, एकता और साहस दिखाने वाली रामायण अनेक मुश्किलों में भी प्रेम की जीत सिखाने वाली रामायण पूरी मानवता को खुद से जोड़ती है। यही कारण है कि रामायण पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र रही है। दुनिया के विभिन्न देशों, विभिन्न संस्कृतियों में रामायण को लेकर एक उत्साह रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 48 पन्नों की इस पुस्तक में संयुक्त राष्ट्र के अलावा अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, कनाडा, कंबोडिया और संयुक्त राष्ट्र जैसे देशों सहित 20 से अधिक देशों द्वारा जारी किए गए डाक टिकट शामिल हैं। महर्षि वाल्मीकि ने देश और दुनिया का आह्वान करते हुए कहा था कि जब तक दुनिया में पर्वत और नदियां हैं, तब तक रामायण और भगवान श्री राम का चरित्र प्रसारित होता रहेगा। कंबोडिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, फिजी, इंडोनेशिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, गयाना, सिंगापुर ऐसे कितने ही देशों ने भगवान राम के जीवन प्रसंगों पर बहुत सम्मान के साथ, आत्मीयता के साथ पोस्टल स्टैंप जारी किए हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय हो गया है। हर कोई भगवान श्री राम के रंग में रंगा नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश के मंदिरों, धार्मिक स्थलों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी के श्री खेड़ा मंदिर और श्री गौरी शंकर मंदिर परिसर में सफाई की। इससे पहले उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की और जलाभिषेक किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि 500 वर्षों के बाद आज हर देशवासी का सपना पूरा हो रहा है। इस ऐतिहासिक दिन के लिए देश के लोगों में जो उत्साह व खुशी का माहौल है, उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जब भव्य मंदिर में भगवान श्री राम विराजेंगे तो समारोह की गूंज देश और दुनिया में सुनाई देगी। केवल अयोध्या के ही राम मंदिर नहीं, बल्कि सारे मंदिरों की भी हम उसी प्रकार से चिंता करें। और हमारे व्यवहार में अक्सर ये रहता है कि हम जो बड़े ही पॉपुलर स्थान है, जैसे जहाँ बहुत लोगों का आना जाना है, चाहे वैष्णो देवी है, चाहे दूसरे और इस प्रकार, हम वहाँ तो जाते हैं, लेकिन कई बार फिर जो हमारे पड़ोस का है वहाँ हम नहीं जाते। तो हमें वहाँ भी जाना और वहाँ की भी चिंता करना, तो केवल वहीं की नहीं, वहाँ तो बहुत लोग हैं, चिंता करने वाले बहुत लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं, कमेटियाँ भी बहुत हैं, लेकिन हमारे आस पड़ोस के भी जो हैं उनकी भी हम चिंता करें। तो उसके लिए मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार का आह्वान किया कि हम अपने मंदिर में जाएँ, वहाँ की साफ़ सफाई करें, उसको भी सुंदर लगे और वहाँ अक्सर जाते रहना चाहिए हमें। तो ये तो हमारी संस्कृति का केंद्र है, हमारी आस्था का केंद्र है। तो अगर हम वहाँ जाएंगे तो निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। सारे समाज के साथ मिलकर रहें और देखा देखी सब होता है। फिर मान लीजिए आज मैंने किया, विद्यार्थी जी ने किया या और ने किया, तो सब लोग करेंगे तो इनको देख के और दूसरे लोग भी करेंगे, उनको देख के दूसरे लोग भी करेंगे, और ऐसा ऐसा इसमें और है। कुछ लोग तो पहले से ही बहुत काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि कुछ कर नहीं रहे, कर रहे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर रहे। तो ना करने वाले भी थोड़ा सा उसमें रुचि लेंगे और उसका ध्यान रखेंगे। उधर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के सनातन धर्म मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और मंदिर की सफाई की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 22 जनवरी का दिन सभी देशवासियों के लिए सौभाग्य का दिन है। इस दिन रामलाल अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। पूरे विश्व में ये दिन दीपावली के रूप में मनाया जाएगा। हम सबका कर्तव्य है कि इससे पूर्व हम अपने सभी मंदिरों एवं धर्म स्थलों की सफाई करें और उन्हें स्वच्छ रखें। के रूप में हम सब मनाएं, अपने घरों की सफाई करें, घरों के अंदर श्री राम ज्योति जला करके हम खुशी मनाएं। एक दीपावली का अवसर है कि 500 वर्षों के बाद हम सब के लिए, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है कि भगवान श्री राम एक 500 वर्षों के बाद प्राण प्रतिष्ठा भव्य मंदिर के अंदर हो रही है। हम सब के लिए गर्व की बात है और उसी के लेकर के आज सनातन धर्म मंदिर और हमारे हनुमान मंदिर
कुरुक्षेत्र के अंदर आज आगामी 20 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर नूंह जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जिले के दोनों समुदायों के पीस कमेटी के सदस्यों की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। पीस कमेटी के सदस्यों ने कहा कि गत 31 जुलाई को शोभा यात्रा के दौरान जो हिंसा हुई थी वह काला दिन था। ऐसी घटना फिर कभी देखने को ना मिले। नूंह जिले के तावड़ू से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हिंदू समाज द्वारा यात्रा इत्यादि निकाली जाएगी। इस दौरान किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसको लेकर प्रशासन व पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पूरे प्रदेश में 7 अति संवेदनशील जिले घोषित किए गए हैं, जिनमें नूंह जिला भी शामिल है। उपायुक्त धीरेन्द्र खटकटा ने प्रेस वार्ता में कहा कि नूंह में सभी वर्गों के लोग मिलकर रहते हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। सभी हलकों के अंदर, सभी मंदिरों के अंदर जो पूजा अर्चना है, साफ सफाई का कार्यक्रम है, उस दिन आयोजन किया जाएगा। जिला सुरक्षित है और सुरक्षित ही रहेगा और प्रेम सद्भाव यहाँ पर बना है, आगे भी बना हुआ रहेगा। सभी समुदाय चाहते हैं कि इसको प्रेम पूर्वक चला जाए। हर त्योहार भय के वातावरण में ना रह के एक हर्षोल्लास में मनाया जाए, वही हम आगे सभी समुदाय जो यहाँ पर है, 36 बिरादरी यहाँ पर है, वो सभी मिलकर काम करेगी और हर प्रोग्राम जो भी होता है, हर तीज होगा, हर त्योहार होगा, वो अच्छी तरह मनाएंगे। हम जो 22 तारीख का कार्यक्रम है इसको बहुत अच्छी तरह से मिलजुल करके इसको मनाएंगे और जहाँ जहाँ कार्यक्रम है हम वहाँ पर मुस्तैद रहेंगे और इसी प्रकार से पूरे जिले के अंदर में सब जगह के अलग अलग लोगों की जिम्मेवारी लगा दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने कल हिसार से अपनी संदेश यात्रा की शुरुआत की। यात्रा में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा, किरण चौधरी व रणदीप सुरजेवाला मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर कुमारी शैलजा ने कहा कि ये यात्रा 2 दिन हिसार में रहेगी और हरियाणा के हर संसदीय क्षेत्र में पहुंचेगी। कांग्रेस पार्टी इसके माध्यम से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदेश आम जन तक पहुंचाएगी। हम पूरे हरियाणा में हर संसदीय क्षेत्र में जाएंगे। आज और कल हिसार है, उसके बाद भिवानी है और फिर आगे से आगे सभी संसदीय क्षेत्रों में हम करेंगे। किरण जी ने, रणदीप जी ने और मैंने और हमारे सभी साथियों ने मिलकर कि हम ये यात्रा करें, हरियाणा के लोगों की आवाज़ उठाएं और साथ में जो राहुल जी का और खड़गे जी का संदेश है, राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, हम उस संदेश को पूरे हरियाणा में लोगों तक लेकर जाएंगे। वहीं किरण चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ये संदेश यात्रा शुरू की गई है। वे इस यात्रा के माध्यम से जन जन तक बदलाव की आवाज़ लेकर जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने कभी गुटबाजी में विश्वास नहीं किया। ये हम तीनों ने तय करा है, शैलजा जी ने, रणदीप जी ने और मैंने। ये जो संदेश यात्रा, कांग्रेस संदेश यात्रा जो हम सारी जगह निकाल रहे हैं, वो केवल इसलिए कि आज जो हालात जो हैं पूरे प्रदेश के अंदर हैं, वो सबके सामने हमारे लोकसभा का चुनाव है और ये लोकसभा का चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है। हमने तो कभी भी गुटबाजी में विश्वास करा नहीं। जो गुटबाजी हरियाणा में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान के चेयरमैन अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। तंवर ने आप पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेज दिया है। आप पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। केजरीवाल को लिखे पत्र में तंवर ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से आप पार्टी के गठबंधन पर नाराजगी जाहिर करते हुए इस त्यागपत्र को दे दिया है। इस महीने की 22 तारीख को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर केंद्र सरकार के कार्यालय दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगे। कार्मिक विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि कर्मचारियों को समारोह में भाग लेने के लिए ये निर्णय लिया गया है। ये आदेश देश भर के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, केंद्रीय संस्थानों और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा।
गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सहकारी क्षेत्र भारत के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में बड़ा योगदान दे। उन्होंने कल नई दिल्ली में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद सहकारी समितियों को मजबूत किया जा रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधुनिक तकनीक से जुड़ रही है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से पहले सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं थे और न कंप्यूटर थे, पर सहकारिता मंत्रालय बनने के 2 साल के बाद मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में 98 संशोधन के हिसाब से सारे परिवर्तन कर दिए गए हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।